गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमने सॉलिड को डिफाइन किया था, उसको डिफाइन किया था टू पार्ट्स में, क्रिस्टलाइन और एमोरफस। वहाँ पे कौन सा आधार था, तो वहाँ पर बेस हमने लिया था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पर। यहाँ भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करें तो क्वेश्चन यहाँ भी उठता है कि सर ये किस बेसिस पर। तो यहाँ हमने बेसिस कौन सा लिया है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे हमारे पास उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे वो फोर्स कौन सा होगा जिसके बेसिस पर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, इसे हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। सेकंड है, इसे हम डिफाइन करते हैं क्या, तो कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। इसी का तीसरा नाम है एटॉमिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड। चलिए डिस्कस करेंगे क्यों इसे नेटवर्क सॉलिड कहा जा रहा है। थर्ड जो है उसका नाम है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। एंड फोर्थ जो है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 4 टाइप्स के सॉलिड है हमारे पास। कोई पूछे किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए वन बाय वन अब डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट है हमारे पास, हम डिस्कस करें किसके बारे में, तो आयोनिक सॉलिड के बारे में। आयोनिक सॉलिड, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर किसी भी टाइप का सॉलिड हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोई आपसे पूछे कि बताइए आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, तो आपको पता है आयनिक सॉलिड, आयंस की बात हो रही है, आयंस। और आपको पता है आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज वाले को केटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले स्पेसीज को एनायन कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर होगा कि आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो केटायन एंड एनायन। लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट्स कि इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज, वो क्या होगा, तो केटायन, केटायन एंड एनायन होगा भाई, ठीक है, केटायन एंड एनायन। दूसरा पॉइंट, अभी आपने कहा कि सर आप ये फोर्स के बेसिस पे डिफाइन करें, तो फोर्स का नाम बताइए कौन सा फोर्स होगा। तो सेकंड क्वेश्चन, जो फोर्स है, जो इसको फोर्स है जो इसको ड्राइव कर रहा है, उसका नाम हम दे रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। ऐसा कौन सा फोर्स है जो उसे ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, या उस पर ऐसा फोर्स जिसने उसको क्या किया हुआ है, पकड़े हुए, होल्ड किए हुए, तो उसका नाम हम दे रहे हैं ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई जो ड्राइव कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं, आपने कहा सर केटायन एंड एनायन, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, 2 डिफरेंट चार्ज के बीच एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स का नाम क्या होगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैसा फोर्स होता है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को दूसरा नाम कहते हैं कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स भी इसको कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात कर ली, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है उसकी भी बात करें। तीसरा स्टेप, आप कह रहे हैं कि सर इनके जो केटायन एनायन है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या इसको मेल्ट करना या बॉयल करना आसान होगा, तो नहीं होगा। इसलिए थर्ड पॉइंट, इसका जो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट इज हाई, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कहता है कि काफ़ी ये
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो कहता है कि ये किस फॉर्म में रहते हैं, तो कहता है सॉलिड होगा, डेंस भी होता है, हार्ड भी होता है। तो इसमें सर फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ हार्ड एंड डेंस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा, पानी में डाल दिया जाए तो? आयंस वाले को, जैसे एग्जांपल ले लो NaCl का, उसे हम पानी में डाल दें तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा? तो बिल्कुल। तो लिख सकते हैं इट डिसॉल्व इन, या इट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं। चलिए आयनिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा तो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, और आपको पता है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, उसका रीज़न होता है फ्री आयंस। तो इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर होता है, इन सॉलिड स्टेट, बट इन सॉल्यूशन इट इज गुड कंडक्टर लिखना चाहे रीज़न तो लिख सकते हैं, क्यों? तो ड्यू टू फ्री आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट इसका कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा फिर। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आयनिक सॉलिड का? तो मेनली आयनिक कंपाउंड जो होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो मेटल हो। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड की। तो देखिए आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक कंपाउंड जो मेनली होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे खासे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे ग्रुप 1 का मेटल मैंने सोडियम ले लिया और उधर से नेगेटिव एलिमेंट्स मैंने कोई हेलोजन ग्रुप ले लिया जैसे Cl, तो बन गया NaCl, KCl, MgCl2, ठीक है, RbCl, ठीक है, एटसेट्रा। कोई भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मेटल कोई भी होगा, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, ये दोनों डिसोसिएट होंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज में टूटेगा एक नेगेटिव में, तो आयंस मिल जाएंगे। तो आयनिक सॉलिड की पहचान जो आयंस में टूटेंगे। ठीक है, ये हमने देखा आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल, और हमने डिस्कस कर लिया आयनिक सॉलिड। दूसरा हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड किसका? तो एटॉमिक सॉलिड का। चलिए बात करते हैं एटॉमिक सॉलिड। चलिए एटॉमिक सॉलिड रोक दीजिए सर।